हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विराज और मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए सीए इंटर की टैक्सेशन की जीएसटी क्लासेस। जैसे कि आप सभी लोग सीए फाउंडेशन क्लियर करके सीए इंटर में आ चुके हैं। देखिए, एक छोटी सी क्लास होगी जिसमें मैं आपको आपके जो जीएसटी का जो सब्जेक्ट है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें आपका एक छोटा सा ओवरव्यू क्लासेस होगी कि हमको आगे चल के इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये बात करते हैं आपके सिलेबस की। जैसे कि आपका जो सी इंटर है इसमें दो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और हर एक ग्रुप में आपके पास 4 सब्जेक्ट है। जैसे ग्रुप 1 में आपके पास अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉस्टिंग एंड फोर्थ है आपका टैक्सेशन। जो टैक्सेशन में है उसमें आपको आईसीएआई की तरफ से आपको दो मॉड्यूल्स मिले होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए होगा आपका इनकम टैक्स का और पार्ट बी होगा आपका जीएसटी का। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। अभी बात करेंगे आगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए आपको दो मॉड्यूल मिला होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए होगा इनकम टैक्स का और पार्ट बी होगा जीएसटी का। आपको जो पेपर होता है सीए इंटर में वो होता है, ये जो टैक्सेशन का पेपर होता है ये होता है 100 मार्क्स का। जो टाइमिंग होती है इसकी होती है आफ्टरनून में 2 PM टू 5 PM। 3 घंटे का पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें इनकम टैक्स जो होता है वो होता है आपका 60 मार्क्स का, और जो जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो होता है आपका 40 मार्क्स का, और जो टोटल पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का। और आगे बात करें तो जो 100 मार्क्स है इसमें होता है आपका 30 मार्क्स के होते हैं इसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको एक सेलेक्ट करना होता है, गोला भरना होता है, ठीक है। और जो 70 मार्क्स का होता है वो होता है आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। देखिए इसमें जीएसटी यानी कि इनकम टैक्स और जीएसटी मिक्स है, और इसमें भी इनकम टैक्स और जीएसटी मिक्स होता है। आगे चल के बात करेंगे पेपर आपको कैसा आता है, कैसे सोल्व करना होता है। फिलहाल एक छोटी सी ओवरव्यू क्लासेस है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीएसटी में क्या पढ़ना है। देखिए, जो टैक्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है अभी बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, टैक्स जो होता है वो होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में हमको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। सीए इंटर में हमको डायरेक्ट टैक्स में पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमको पढ़ना है जीएसटी। सीए इंटर में जो हमको जो पढ़ना है वो डायरेक्ट टैक्स में पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमको पढ़ना है जीएसटी। देखिए, कस्टम एक्ट भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन हमको ये सीए इंटर में हमारे पास नहीं है, हमारे सीए फाइनल में है। हमको सीए इंटर में डायरेक्ट टैक्स में पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमको पढ़ना है जीएसटी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आइए बात करते हैं पहले कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, इसको जब मैं आपको एग्जांपल से कराऊंगा अभी 1 मिनट बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपको कितनी अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। एक होता है लेवी और एक होता है बर्डन। क्या होता है, एक होता है लेवी और एक होता है बर्डन। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको, आप ये समझिए, आगे इसमें बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। जो इनकम टैक्स है वो आपके ऊपर कब लेवी होता है, यानी कि आपके ऊपर कब लगता है, जब आप इनकम कमाते हैं। इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स एक्ट आपके ऊपर कब लगता है, लगते हुए बोलते हैं लेवी। आपके ऊपर कब लेवी होता है, जब आप इनकम कमाते हैं।
जीएसटी आपके ऊपर कब लगता है, कब लेवी होता है? जीएसटी आपके ऊपर तब लेवी होता है जब आप सप्लाई करते हैं। सप्लाई आप समझिए अभी, सेल, ठीक है। आगे बात करेंगे, सप्लाई अपने आप में एक चैप्टर है अपने आप में, ठीक है। तो आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। आप ये समझिए, इनकम टैक्स जो है वो इनकम कमाने के ऊपर, अगर आप इनकम कमाते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट लेवी होगा, और अगर आप सप्लाई यानी कि सेल करते हो तो आपके ऊपर जीएसटी लेवी होगा। अब आइए एक एग्जांपल से बात करते हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इनकी एक शॉप है और ये बर्गर की शॉप है, ठीक है, बर्गर शॉप। ये क्या करते हैं, मान लीजिए इनकी जो एक बर्गर की जो कॉस्ट है वो आती है इनकी 80 रुपीज़, 80, और उन्हें प्रॉफिट ये ऐड करते हैं 20 रुपीज़ का। ये हो गया टोटल 100 रुपीज़ का। और मान लीजिए इन्होंने ये बर्गर जो है वो मिस्टर वाई को सेल कर दिया। अब देखिए, जो जीएसटी है और एक है इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स है वो लगता है इसके ऊपर, जो आप इनकम कमाते हैं उसके ऊपर लगता है इनकम टैक्स एक्ट। क्या लगता है? इनकम टैक्स एक्ट। जो आप प्रॉफिट कमाते हैं, जो इनकम कमाते हैं उसके ऊपर क्या लगता है? इनकम टैक्स एक्ट। और जो जीएसटी है वो क्या बोलता है? जब भी आप कोई गुड्स सेल करेंगे, जब भी आप गुड्स सप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर जीएसटी एक्ट लग जाएगा। उन्होंने बर्गर सेल किया तो मान लीजिए कि जीएसटी का जो रेट है वो है 18%। क्या है? 18%। या मान लेते हैं अभी समझने के लिए 10% है। सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए उन्होंने सेल किया तो इस पर लगा जीएसटी 10% एट द रेट 10%। और 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपीज़, ₹110। और उन्होंने ये बर्गर जो है मिस्टर वाई को सेल कर दिया, और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को कितने रुपए दे दिए? 110 रुपये। 110 रुपये दे दिए। अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे? जो इनके पास जो 110 रुपये आए हैं, अभी इसके दो टुकड़े करेंगे। एक करेंगे 100 रुपीज़ और एक करेंगे 10 रुपीज़, ठीक है। फिर फर्दर इसको डिवाइड करेंगे दो टुकड़े में, एक होगा 80, एक होगा 20। देखिए, जो ये 80 रुपीज़ था ये तो इनका था कॉस्ट, ठीक है, और ये जो 20 रुपीज़ है ये है इनकी इनकम। तो जो इनकम कमाया 20 रुपीज़, इस पर लगेगा इनका इनकम टैक्स। मान लीजिए इनकम टैक्स का जो रेट है वो भी है 10%। तो इनको गवर्नमेंट को ₹20 का 10% यानी कि ₹2 गवर्नमेंट को देना होगा। इनको गवर्नमेंट को पे करेंगे मिस्टर एक्स, क्योंकि उन्होंने इनकम कमाई। इनकम कमाने पर लगता है इनकम टैक्स एक्ट। और जब आप गुड्स सेल करेंगे तो उस पर लगता है जीएसटी। देखिए, जीएसटी ये बोलता है जब भी आप कोई गुड्स सेल करेंगे तो आपके ऊपर लगेगा जीएसटी। हाँ, तो लेकिन जीएसटी ये भी बोलता है कि जो ये बर्डन है 10 रुपये का, आप चाहे तो इसको कस्टमर के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैं वह फिर से बोलता हूँ, जीएसटी ये बोलता है कि जब भी आप गुड्स सेल करेंगे तो उसके ऊपर आपको देना होगा जीएसटी। और ये जो जीएसटी का जो बर्डन है ये आप जो कस्टमर है उसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा जीएसटी बोलता है। क्योंकि जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यानी कि जो कंज्यूम करेगा वो ही जीएसटी को बियर करेगा। तो यहाँ पे मिस्टर वाई ने कंज्यूम किया बर्गर को, इसलिए ये जो बर्डन है जीएसटी का ये भी मिस्टर वाई ही बियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए,
जो ये 10 रुपीज़ है, क्या ये मिस्टर एक्स ने अपनी जेब से दिया? नहीं, जो मिस्टर वाई से ही ले लिया, ना कि अपनी जेब से जमा किया। देखिए, जब भी आप जैसे मान लीजिए आप गए बर्गर किंग पर, आप बर्गर खाने जाते हैं, गए तो वहाँ पे मान लीजिए एक बर्गर लिया आपने, वो बर्गर है 100 रुपीज़ का, तो उसमें बाद में जीएसटी अपना जोड़ते हैं और फिर 110 रुपये कस्टमर से चार्ज करते हैं। वो आपने कभी बिल ध्यान दिया होगा, तो ऐसा ही होता है, जो कॉस्ट होती है उसमें वो 10 रुपये जीएसटी का जोड़ते हैं, जो भी रेट होता है एज पर रेट, और फिर 110 रुपये कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, और फिर जो 10 रुपये होते हैं जाते हैं गवर्नमेंट को जमा करके आते हैं। तो वैसे मिस्टर एक्स ने जो 20 रुपये कमाए, इस पर लगा इनका इनकम टैक्स एक्ट, और मान लीजिए इनकम टैक्स का जो रेट है वो है 10%, तो ये 2 रुपये गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो देखिए, जो इनकम टैक्स जो है वो कब लगता है? जब आप इनकम कमाते हैं। तो मिस्टर एक्स ने जब इनकम कमाई तो उनके ऊपर लगा इनकम टैक्स। जब उनके ऊपर इनकम टैक्स लगा तो उन्होंने 2 रुपये गवर्नमेंट को जमा किया। तो क्या 2 रुपये गवर्नमेंट 2 रुपये जो जमा किए मिस्टर एक्स ने, क्या इन्होंने किसी और से 2 रुपये लेके जमा किया? या जो मिस्टर एक्स ने 20 रुपये कमाए उसमें से 2 रुपये गवर्नमेंट को जमा किया, यानी कि बियर भी मिस्टर एक्स ने किया। लेकिन जो जीएसटी है वो लगता है सेल पर। जब उन्होंने बर्गर सेल किया तो उस पर जो जीएसटी का जो 10 रुपये है, क्या इन्होंने अपनी जेब से जमा किया या इसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया, उनसे लेकर फिर गवर्नमेंट को जमा किया, उनसे लेकर तब गवर्नमेंट को जमा किया। यानी कि जो जीएसटी जो है वो लगता है सप्लाई पर, सप्लाई यानी सेल पर लगता है, और जो बर्डन होता है वो कौन बेयर करता है? कस्टमर, ना कि जो सेलर है। तो आइए, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। और आप प्लीज़ नोट मत कीजिए, मैं आपको नोट करवा दूंगा लास्ट में। देखिए, डायरेक्ट टैक्स, अगर आप इनकम कमाएंगे तो आपके ऊपर लग जाएगा। तो अगर ये मिस्टर एक्स पर लगा, इनकम किसने कमाई? अभी आप ये मत ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? जो इनकम कमाता है। इनकम किसने कमाया? मिस्टर एक्स ने, तो लगा किसके ऊपर? मिस्टर एक्स के ऊपर। और जो टैक्स का जो बर्डन है वो किसने बियर किया? मिस्टर एक्स ने। कमाया किसने? मिस्टर एक्स ने, तो लेवी किस पर हुआ? मिस्टर एक्स पर। बर्डन किसने बियर किया? मिस्टर एक्स ने। जब लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। जब लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पर हो तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। जब मिस्टर एक्स ने बर्गर सेल किया तो जीएसटी बोलता है जो सेल करेगा उसके ऊपर जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो मिस्टर एक्स ने बर्गर सेल किया तो लेवी मतलब एक्ट किसके ऊपर लगा? मिस्टर एक्स के ऊपर, क्योंकि बर्गर सेल किया मिस्टर एक्स ने। प्लस जीएसटी ये भी बोलता है कि आप जो बर्डन है वो सामने वाले के ऊपर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी कि शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो बर्डन है 10 रुपीज़ जीएसटी का, वो किसने? इन 10 रुपये जीएसटी का जो बर्डन है किसने बियर किया? मिस्टर वाई ने। तो यहाँ पे बियर किया मिस्टर वाई ने। क्या लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर है? नहीं, ये है डिफरेंट पर्सन पर। तो क्या क्रक्स निकलता है यहाँ पे? जब भी किसी टैक्स का लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर हो तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। जब भी किसी टैक्स का लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर हो तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और जब भी किसी टैक्स का लेवी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर हो। देखिए, जो इनकम टैक्स है वो किस पर लगता है? इनकम कमाने के ऊपर। इनकम टैक्स जो है वो लगता है इनकम कमाने के ऊपर। जब मिस्टर एक्स ने 20 रुपये की जो इनकम कमाई तो उन्होंने क्या गवर्नमेंट को 2 रुपये जमा किया? 2 रुपये जमा किया? हाँ जी, जमा किया। तो क्या 2 रुपये उन्होंने अपनी जेब से जमा किया या किसी और की जेब से लेकर जमा किया? अपनी जेब से। तो क्या इन्होंने इनकम कमाया तो लेवी किस पर हुआ? इनकम टैक्स एक्ट मिस्टर एक्स के ऊपर। और 2 रुपये किसने बियर किया? मिस्टर एक्स ने। जब लेवी और बर्डन, जब किसी टैक्स का लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर हो तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे जब मिस्टर एक्स ने सेल किया
बर्गर का, तो जीएसटी एक्ट किस पर लगता है? सेल करने वाले पर, जो सप्लाई करता है। तो मिस्टर एक्स है सप्लायर, तो उनके ऊपर लेवी हुआ जीएसटी एक्ट। या मैं ऐसे कहूँ, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब आप सेल करेंगे यानी कि सप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर जीएसटी एक्ट लेवी हो जाएगा, लग जाएगा, लेकिन जो टैक्स लगेगा उसका बर्डन आप मिस्टर वाई पर यानी कि कस्टमर पर शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा जीएसटी एक्ट बोलता है। तो जो लेवी है जीएसटी एक्ट वो किसके ऊपर है? मिस्टर एक्स के ऊपर, पर जो बर्डन किसने बियर किया? मिस्टर वाई ने। जब लेवी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पर, तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ये कैसे पता लगता है कि कोई टैक्स डायरेक्ट टैक्स है? जब लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर हो तो उस टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और जब लेवी किसी और पर हो और बर्डन किसी और पर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका जो सीए इंटर का जो सिलेबस है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट 4 है वो है टैक्सेशन का, और इसमें आपके पास दो मॉड्यूल हैं, एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए है उसमें आपको पढ़ना है इनकम टैक्स, और पार्ट बी उसमें पढ़ना है आपको जीएसटी। तो आप इस सब्जेक्ट जो है ये टैक्सेशन का, आपके जो सिलेबस में जो टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपको डायरेक्ट टैक्स में आपको सीए इंटर में पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट। तो जैसे कि हमने बात किया, जो टैक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो होगा डायरेक्ट टैक्स या होगा इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कब होगा? जब किसी टैक्स का लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर होगा तो वो होगा डायरेक्ट टैक्स, और जब किसी टैक्स का लेवी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पर होगा तो वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स। और आपको जो सीए इंटर का जो सिलेबस है, जो टैक्सेशन आपका 4th सब्जेक्ट है, उसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी मिला होगा। पार्ट ए होगा इनकम टैक्स का और पार्ट बी होगा जीएसटी का। इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपको डायरेक्ट टैक्स में पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ना है जीएसटी। ये एक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ये एक छोटी सी ओवरव्यू क्लासेस है जीएसटी की, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर होता है, और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्यों, क्योंकि लेवी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पर होता है। सीए इंटर का जो पेपर होता है वो साल में 2 बार होता है, एक होता है मई में, एक होता है नवंबर में। जो मई वालों के लिए है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है मई 2022 और नवंबर 2022, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एप्लीकेबल होगा, एक होता है फाइनेंस एक्ट, बात करेंगे आगे क्या होता है। फाइनेंस एक्ट 2021 प्लस अमेंडमेंट अप टू 6 महीने पहले तक अमेंडमेंट एप्लीकेबल होती है, यानी कि 31 अक्टूबर 2021, और यहाँ से 6 महीने पहले जाएं तो कितना होगा, आई थिंक होगा 30 अप्रैल। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो नवंबर पेपर होता है आपका। देखिए आपका जो मई 2022 का जो एग्ज़ाम है जीएसटी का, टैक्सेशन का, उसमें आपका एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2021 प्लस अमेंडमेंट अप टू 31 अक्टूबर 2021 प्लस इनका एग्ज़ाम है नवंबर 2022 में, उनके लिए
एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2021 प्लस अमेंडमेंट अप टू 30 अप्रैल 2022। देखिए ये बात अलग है प्रैक्टिकली कि जो अमेंडमेंट जिस दिन आएगा, जिस दिन उस अमेंडमेंट की नोटिफिकेशन आएगी, बात करेंगे क्या होता है नोटिफिकेशन, उस दिन से वो प्रैक्टिकली वो एप्लीकेबल हो जाता है। पर एग्ज़ाम पर्पस के लिए ये डिसाइड किया गया है कि जो भी ईयर में आपका एग्ज़ाम है उससे प्रीवियस ईयर में, उससे प्रीवियस जो भी फाइनेंस एक्ट होगा वो प्लस अमेंडमेंट अप टू 31 अक्टूबर 2021, यानी कि 2022 में एग्ज़ाम है आपका तो पिछला फाइनेंस एक्ट यानी कि 2021 एप्लीकेबल होगा, प्लस यहाँ से 6 मंथ पहले यानी कि 31 अक्टूबर 2021 तक जो भी अमेंडमेंट आ जाएगी वो आपके एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होगी। उसी तरह ये भी कहा गया है ICAI की तरफ से, तो अगर नवंबर 2022 में एग्ज़ाम है तो पिछला फाइनेंस एक्ट यानी कि फाइनेंस एक्ट 2021 प्लस नोटिफिकेशन 6 महीने पहले तक यानी कि 30 अप्रैल 2022 तक जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो एप्लीकेबल होगी नवंबर 2022 के लिए। वैसे ही मान लीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम होता मई 2021 में और नवंबर 2021 में, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेबल होता फाइनेंस एक्ट 2020। जिस भी ईयर में एग्ज़ाम होता है उससे प्रीवियस ईयर पे जो भी फाइनेंस एक्ट होता है वो एप्लीकेबल होता है, प्लस अमेंडमेंट अप टू यहाँ से 6 महीने पहले जाते क्या होता है 31 अक्टूबर 2020, यहाँ पे होता है 30 अप्रैल 2021, यानी कि जिस भी मंथ में का एग्ज़ाम है उससे 6 महीने पहले तक की जो भी अमेंडमेंट होगी वो आपके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होती है, और प्लस पिछला फाइनेंस एक्ट। अब आपके ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मई 2022 में फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल क्यों नहीं होता। देखिए अभी आप स्टूडेंट्स हैं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी अमेंडमेंट जो आपके जस्ट एग्ज़ाम के बिल्कुल पास में आई हो या फिर कोई भी फाइनेंस एक्ट जो आपके एग्ज़ाम के बिल्कुल पास में आए वो आपके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल कर दिया जाए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं। तो ये डिसाइड किया गया जो पिछला फाइनेंस एक्ट है वो प्लस अमेंडमेंट 6 महीने पहले तक की एग्ज़ाम से वो एप्लीकेबल होगी। हाँ प्रैक्टिकली बात अलग है कि ये फाइनेंस एक्ट जैसे आएगा उसी टाइम एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए आगे बात करेंगे क्या होता है। वैसे आपने कभी सुना होगा कि फरवरी में आता है जो फाइनेंस मिनिस्टर वो पेश करते हैं बजट, आपने कभी सुना होगा बजट। तो बजट में गवर्नमेंट ये बताते हैं कि हमने पिछले साल क्या किया, कितना खर्चा किया, कितनी इनकम करी, आने वाले टाइम में क्या खर्चा करेंगे, हॉस्पिटल पर कितना करेंगे, एजुकेशन पर कितना करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना करेंगे, और भी कहाँ का कितना खर्चा करेंगे और कहाँ से हमारी इनकम होगी। प्लस बजट के साथ साथ गवर्नमेंट एक फाइनेंस बिल भी पेश करती है यानी कि लाती है। फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, मैंने बताया आपको कि आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे एक्ट, फाइनेंस बिल सब क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि जो इस ईयर में आपका एग्जाम होता है उससे प्रीवियस ईयर में जो फाइनेंस एक्ट होता है प्लस नोटिफिकेशन यानी कि अमेंडमेंट अप टू 31 अक्टूबर यानी कि 6 महीने पहले तक, यहाँ से 6 महीने पहले की डेट ये होगी 31 अक्टूबर तक जो भी अमेंडमेंट आएगी वो मई 2022 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लिखने की बात रही मैं भी आपको ये सब चीज़ लिखवा दूंगा। प्लस एक छोटी सी और बात करते कि आपको जो GST का जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। टैक्स 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए टैक्स क्या होता है इसकी तो हमने अभी बात ही नहीं करी थी। तो टैक्स क्या होता है, एक कंपलसरी पेमेंट। क्या होती है, कंपलसरी पेमेंट। टैक्स जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो। जो टैक्स है ये आया है फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो से। जो टैक्स वर्ड जो डिराइव किया गया वो डिराइव किया गया लैटिन वर्ड टैक्सो से। और टैक्स क्या होता है, टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट। ठीक है, टैक्स क्या होता है, टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट अंडर एन एक्ट।
क्या है, टैक्स डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो, और टैक्स होता क्या, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट अंडर एन एक्ट। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो जो रोड्स वगैरह होती हैं, इनके किनारे पे देखिए सब्जी वाले होते हैं या फल वाले होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, इनसे कुछ पैसे लिया जाता है, वो इनको देना ही देना होता है। 100 रुपये रोज़ के देने होते हैं, कहीं पे 200 रुपये होते हैं रोज़ के देने होते हैं। अब इस बारे में बात नहीं करेंगे, पैसे कौन लेता है, कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, इनको देना होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा। तो ये भी एक तरह से इनके लिए मैंडेटरी पेमेंट है भाई। अगर इनको अपने यहाँ पे ठेला लगाना तो मैंडेटरी पेमेंट करना होगा 100 रुपये का रोज़ का, या 200 रुपये जो भी होगा। एज पर अब किसी बात नहीं करेंगे इस बारे में कौन क्या जाता है। तो क्या ये भी कंपल्सरी पेमेंट है? तो क्या भी ये टैक्स है? नहीं, ये टैक्स नहीं है, क्योंकि टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट अंडर एन एक्ट। जब किसी टैक्स को लेने के लिए उसके पीछे कोई एक्ट हो, जैसे कि आपने इनकम कमाया तो उसके ऊपर आपको देना होगा इनकम टैक्स। तो क्या इनकम टैक्स के पीछे इनकम टैक्स एक्ट है कि नहीं? जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट है जो बोलता है अगर आपने इनकम कमाया तो इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। आपने सेल किया यानी कि सप्लाई किया तो आपको जीएसटी देना होगा। तो उसके पीछे जीएसटी एक्ट है कि नहीं? हाँ, जीएसटी एक्ट है। क्या आपको ये हफ्ता देना पड़ेगा? इसके पीछे कोई हफ्ता एक्ट है? कोई भी हफ्ता एक्ट नहीं है इसके पीछे कि आपको हफ्ता देना पड़ेगा। तो ये अंडर एंड एक्ट नहीं है, ये एक इलीगल है, ठीक है। तो हमने क्या बात की, टैक्स क्या होता है? टैक्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट अंडर एन एक्ट। टैक्स होते हैं दो टाइप्स के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कब एक टैक्स डायरेक्ट टैक्स होगा या कब एक टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होगा? जब लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर होगा तो वो टैक्स होगा डायरेक्ट टैक्स, और जो लेवी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पर होगा तो वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स। और आपको जो सिलेबस है सी इंटर में आपको डायरेक्ट टैक्स में पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ना है जीएसटी। कस्टम भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और देखिए जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, और जो जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स वो क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर और रिग्रेसिव इन नेचर क्या होता है? अगर आप ज़्यादा इनकम कमाएंगे, आप इनकम कमा रहे हैं 1 लाख, या आप इनकम कमा रहे हैं 5 लाख, या इनकम कमा रहे हैं 50 लाख, या इनकम कमा रहे हैं 2 करोड़, या इनकम कमा रहे हैं 20 करोड़, जो 1 लाख वाले उस पर कम रेट से इनकम टैक्स लगेगा, इस पर और ज़्यादा रेट से लगेगा, इस पर और ज़्यादा। जितना आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतना ही आपका इनकम टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम टैक्स का रेट बढ़ेगा। तो इनकम टैक्स क्या है? यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जीएसटी क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर, यानी कि इसका ये मतलब नहीं कि इनकम बढ़ेगी तो ये घटेगा। इसका मतलब ये आप कोई भी हो, चाहे आपकी इनकम 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, आप कोई भी हो, चाहे आपकी इनकम 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, आपके ऊपर जो जीएसटी का जो रेट होगा वो सेम होगा, सबके लिए सेम होगा, सेम रेट एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स यानी क्या है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। और जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर, यानी कि आप कितना भी इनकम कमाओ या आप कोई भी हो, आपके ऊपर जीएसटी का जो रेट है वो सेम होगा, चाहे आप बर्गर किंग से बर्गर खाएं, चाहे एक बहुत ही अमीर पर्सन बर्गर किंग से बर्गर खाए, उस पर जो रेट है वो, जैसे आपने बर्गर लिया 100 रुपये का तो आपके ऊपर भी 10% का रेट लगेगा, यानी कि 110 रुपये आप देंगे। और एक कोई बहुत ही रिच पर्सन भी बर्गर खाए बर्गर किंग से तो उसको भी 100 रुपये प्लस 10% जीएसटी यानी कि 110 रुपये ही देना होगा। प्लस इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स में अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर और ये होता है इरेग्रेसिव इन नेचर। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि
टैक्स डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट अंडर एन एक्ट। टैक्स होते हैं दो टाइप के, डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब किसी टैक्स का लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जब किसी टैक्स का लेवी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पर तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पढ़ना है जीएसटी। कस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। कोई भी उसकी इनकम कितनी भी हो, जीएसटी का जो रेट है वो सेम हो, चाहे आप हो चाहे कोई रिच पर्सन हो, उसको जीएसटी का जो रेट है वो 10% ही लगेगा। ओके, हाँ ये बात अलग है कि जो हमारी नेसेसरी की चीज़ें हैं वो जीएसटी उस पर नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी में। और कुछ चीज़ें लग्जूरियस हैं उस पर जीएसटी का जो रेट है वो बहुत ही हाई है, 28%। और यहाँ इस पर सेस भी लगता है, ठीक है। और हाँ यहाँ पे बात करते हो अगर इनकम कम है तो आपको कम रेट से टैक्स देना होगा, अगर इनकम ज़्यादा होगी तो आपके ऊपर भी यहाँ पर सरचार्ज लगाया जाता है। सरचार्ज क्या होता है आगे इसके बारे में बात हम करेंगे, ये डायरेक्ट टैक्स की बात है, ठीक है। अगर 50 लाख से ज़्यादा कम आते हैं तो आपके ऊपर सरचार्ज यानी कि एक्स्ट्रा बर्डन आता है आपके ऊपर टैक्स का, ठीक है। कि आप ज़्यादा रिच हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे तो आप ज़्यादा टैक्स पे करिए। नॉर्मल तो पे करो प्लस एक सरचार्ज होता है उसको भी आप पे करो, ठीक है। देखिए आपका एक होमवर्क रहेगा, आप कमेंट करना कि जो जीएसटी है वो इंडिया में कब आया, जीएसटी जो वो इंडिया में कब आया, किस डेट को आया। और दूसरा आपका होगा जो जीएसटी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। ये आपको दो चीज़ कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ओके, आपके पास दो मॉड्यूल है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट है आपका इनकम टैक्स और पार्ट बी है आपका जीएसटी। अब आपको तो पता लग गया होगा कि इनकम टैक्स जो है वो है डायरेक्ट टैक्स और जो जीएसटी वो है इनडायरेक्ट टैक्स। और हम पढ़ेंगे पार्ट बी जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। सिलेबस हम आगे बात करेंगे, हमने पहले बात कर लिया, मैं आपको बताया था कि ओवरव्यू क्लास है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपको ये मालूम पड़ गया होगा, लेकिन आगे एक बार हम फिर से इसकी बात करेंगे। जीएसटी कौन लाया, कैसे लाया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ऑफ इंडिया, ये सब आपके सीए इंटर के सिलेबस में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के बारे में। फिर हम बात करेंगे कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई के बारे में। चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी। देखिए कोई भी एक्ट हो तो उस एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है। क्या, कोई भी एक्ट हो तो उस एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है, और चार्जिंग सेक्शंस में क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती है, कुछ कंडीशंस। और वो जो कंडीशंस होते हैं अगर वो सेटिस्फाइड कर देते हो तो वो जो एक्ट है वो आपके ऊपर क्या होता है, लेवी हो जाता है, यानी कि लग जाता है। LEVY लेवी। हर एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है, उस सेक्शन में कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो आपके ऊपर वो एक्ट जो है वो लेवी हो जाता है। दूसरी तरह जीएसटी का भी अपना ही एक चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 9, ठीक है।
तो ये बोलता है कि अगर आप सप्लाई करोगे गुड्स और सर्विसेज की तो आपके ऊपर जीएसटी एक्ट लेवी हो जाएगा। हाँ, डिस्कस में आगे बात करेंगे, लेकिन आप इतना समझिए जब सेक्शन 9 ये बोलते हैं कि आप गुड्स और सर्विस की सप्लाई की सेल करेंगे तो आपके ऊपर जीएसटी एक्ट लेवी हो जाएगा। जैसे कि मिस्टर एक्स ने बर्गर सेल किया था, ठीक है, तो उनके ऊपर जीएसटी एक्ट लेवी हो गया था। और क्या बात करेंगे, और हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में। एक होता है रेगुलर टैक्स पेयर, एक होता है कंपोजिशन टैक्स पेयर। इनको क्या होता है, एक जो सेल होता है उसका एक मिनिमम परसेंटेज इनको एज अ जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन डीलर कौन होते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन लेते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई, कब एक सप्लाई का यानी कब एक सेल का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। देखिए जीएसटी में क्या होता है कि जैसे एक मंथ है, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, 30 को ख़त्म हुआ, तो जीएसटी ये बोलता है जिस सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई इस मंथ में आ जाएगा, जिस सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई इस मंथ में आ जाएगा, उसके नेक्स्ट 11 और 20, उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि 11-20 तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। जीएसटी में आपने सुना होगा एक रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जिस भी सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई जिस मंथ में आएगा, जिस भी सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई जिस मंथ में आएगा, उसके नेक्स्ट मंथ में आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। एक छोटी सी ओवरव्यू क्लास है ये कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये क्या होता है, जैसे कि मिस्टर एक्स ने बर्गर सेल किया था 100 रुपीज़ का, तो उसका 10% यानी कि 10 रुपये, 10 रुपये चार्ज किया, तो ये 10 रुपये जो 100 पर ही क्यों लगा, तो ये 100 कैसे निकालते हैं, तो इसको भी हम सीखेंगे। ये हम सीखेंगे वैल्यू सप्लाई चैप्टर में। एक आपने नाम सुना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए जैसे मिस्टर एक्स थे, जब इन्होंने बर्गर के रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, तो जो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। इनपुट क्या इनके लिए, रॉ मटेरियल। इस जब इनपुट उन्होंने परचेस किया होगा तो उन्होंने इस पर टैक्स भी दिया होगा। जैसे उन्होंने जब आगे सेल किया, आउटपुट यानी कि जब उन्होंने आगे सेल किया तो उन्होंने आउटपुट टैक्स चार्ज किया, या इसको हम बोले कि उन्होंने जीएसटी चार्ज किया। तो इन्होंने परचेस किया होगा तो क्या इसने इनसे नहीं चार्ज किया होगा, जीएसटी चार्ज किया होगा। तो जब इनपुट परचेस करते हैं तो इस इनपुट पर वो जो जीएसटी देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। जब ये कोई चीज़ इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल परचेस करते हैं उस पर जो जीएसटी देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। और इस इनपुट टैक्स का ये क्या ले लेते हैं, बेनिफिट। सर बेनिफिट कहाँ ले लेते हैं, बेनिफिट यानी कि क्रेडिट ले लेते हैं। जैसे इन्होंने मान लीजिए 50 रुपये का परचेस किया और उस पर जीएसटी रेट 10% यानी कि 5 रुपये, इन्होंने 55 रुपीज़ का परचेस किया, ठीक है। अब ये 5 क्या है, इन्होंने इनपुट परचेस किया, उस पर उन्होंने पेमेंट किया जीएसटी टैक्स। तो जीएसटी टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट पर हमने जो टैक्स दिया उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। तो जो इनपुट टैक्स और जब इन्होंने आगे सेल किया तो उन्होंने जीएसटी चार्ज किया, 100 का सेल किया, 10 रुपीज़ जीएसटी ने 110 रुपये। तो गवर्नमेंट को जब 10 रुपये देने जाएंगे तो ये 5 रुपये का ये बेनिफिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बेनिफिट। जब भी आप सेल करते हैं उस पर जो जीएसटी चार्ज करते हैं और जब भी आप परचेस करके आते हैं उस पर जो आप इनपुट टैक्स देकर आते हैं उसका आप बेनिफिट ले लेते हैं इन पेइंग योर लायबिलिटी ऑफ आउटपुट। आउटपुट लायबिलिटी जो 10 रुपये उसको पेमेंट करने के लिए आप इसका बेनिफिट ले लेते हैं, यानी कि 10 रुपये में से 5 रुपये माइनस कर लेंगे और 5 रुपये गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। अब आप बोलेंगे इन्होंने जीएसटी का जो 10 रुपये लिया कस्टमर से और गवर्नमेंट को दिया 5 रुपये, 5 रुपये तो इनका फ़ायदा हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आगे जब बात करेंगे इसके बारे में तो मैं आपको समझाऊंगा। एक कुछ नहीं है, 5 रुपये को फ़ायदा नहीं हुआ, एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, बाकी और कुछ नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि फ़ायदा होता है, बेनिफिट है, क्रेडिट, कुछ नहीं होता। एक बेनिफिट में एक अंडरस्टैंडिंग है। कैसे अंडरस्टैंडिंग है, एक छोटी सी बात कर लेते हैं। देखिए जब इन्होंने खरीद के लेके आए तो उन्होंने 5 रुपये दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है ये 5 रुपये तुम्हारे हमारे पास जमा है, जब आगे जब तुम सेल करोगे यानी कि जब तुम 10 रुपये लोगे तो हमको देने आओगे तो 5 रुपये माइनस कर लेना और 5 रुपये हमको दे देना। तो आप ये बोल रहे हो कि जो उन्होंने 10 रुपये चार्ज किया
इसमें से 5 इसका बेनिफिट ले लिया और 5 रुपये गवर्नमेंट को जमा कर दिया। लेकिन जो 5 रुपये बच गया, उन्होंने दिया 10 रुपये और गवर्नमेंट को दिया 5 रुपये, तो 5 रुपये तो मिस्टर एक्स ने ही ले लिया ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने परचेस किया था तो 5 रुपये गवर्नमेंट को दिया था। अभी ऐसा करें कि गवर्नमेंट के पास जाएं, गवर्नमेंट मेरे 5 रुपये दे दो, तो गवर्नमेंट ने इनको 5 रुपये दे दिए मान लो मिस्टर एक्स को, ठीक है। जब मिस्टर एक्स ने सेल किया तो 10 रुपये चार्ज किया, अभी 10 रुपये जाके गवर्नमेंट को दें, ये लीजिए गवर्नमेंट आपके 10 रुपये। हाँ आप बोले हाँ आप सही है कि 5 रुपये गवर्नमेंट से लेना था तो हमने 5 रुपये गवर्नमेंट से ले लिया और 10 रुपये गवर्नमेंट को देना था तो 10 रुपये हमने गवर्नमेंट को दे दिया। क्या बेवकूफ़ी नहीं है कि 5 गवर्नमेंट से लेने 10 गवर्नमेंट को देने, काम करते हैं 5 ही गवर्नमेंट को दे दे। सर क्या बोला आपने, 5 रुपये गवर्नमेंट से लेने हैं, जो हम परचेज करके लेके आए तो उस पर दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा था हम आपको इस इनपुट टैक्स का बेनिफिट दे देंगे। हाँ सर गवर्नमेंट से 5 रुपये लेने हैं, ठीक है। आगे सेल किया 10 रुपये गवर्नमेंट को देना है जीएसटी चार्ज किया कस्टमर से, हाँ सर 10 रुपये गवर्नमेंट को देना है। अच्छा गवर्नमेंट लाओ 5 रुपये मेरे लाओ, गवर्नमेंट कह रही है ये लो मिस्टर एक्स ने 5 रुपये, गवर्नमेंट ने बोली मिस्टर एक्स में 10 रुपये लाओ, ये लो गवर्नमेंट तुम्हारे 10 रुपये। हाँ ठीक है। या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी जैसे हमने पहले किया, 5 रुपये गवर्नमेंट से लेने हैं 10 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं, तो 5 रुपये हमने क्या किया एडजस्ट किया और 5 रुपये नेट हमने गवर्नमेंट को दे दिया, तो गवर्नमेंट को ये 5 मिल गए। जो मुझे देने थे वो उसने मुझे नहीं दिया, जो गवर्नमेंट को मुझे देने थे वो उसने मुझे नहीं दिया। मैंने कहा एक काम करो तू 5 रखो और 5 जो है ये आप और रख लो, आपके 10 रुपये मिल गए आपको और यहाँ 5 मैंने माइनस करके आपको दिया तो 5 मुझे मेरे मिल गए। तो ये सब कुछ जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर ये होता है, आपको बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना होता है। आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे ऑलमोस्ट 5 to 6 लेक्चर लगाएंगे इसमें 1 आवर का, कि किस चीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, किस चीज़ के इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, कैलकुलेशन कैसे होती है। इस सबसे इजी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये वाला मतलब चैप्टर तो है अपने आप में डिफिकल्ट, पर सबसे इजी आपको यही चैप्टर लगेगा, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे जीएसटी में, और हम पढ़ेंगे अकाउंट्स, किसको कौन से अकाउंट बनाने, कितने डिटेल्स में बनाने हैं, टैक्स इनवॉइस, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको एक टैक्स इनवॉइस मिलता है जिस पे आपका जीएसटी का अमाउंट लिखा होता है, किसको कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, कभी कभी आपने सुना होगा एक ई वे बिल, जब आप सेल करते हो तो आपको ई वे बिल बनाना होता है, हर किसी को नहीं बनाता, एक लिमिट है उसके बाद ही ई वे बिल बनाना होता है। रिटर्न फाइल करनी होती है आपको जीएसटी में, रिटर्न कुछ नहीं होता, जो भी आपने महीने में सेल परचेज किया उसकी एक समरी गवर्नमेंट को देनी होती है, यानी कि बताना होता है। तो हम रिटर्न में फाइल गवर्नमेंट को बता दें कि इतना हमने सेल किया, इतना हमने परचेज किया है, ठीक है। पेमेंट ऑफ जीएसटी देखा ना, जब मैंने बात करते गवर्नमेंट को 5 रुपये को देना है, वो कैसे देना है, सब ऑनलाइन पोर्टल पर होता है, सबसे इजी है, कुछ नहीं करना होता आपको। आपने परचेज किया, आप परचेज की डिटेल बता दीजिए, आपने सेल किया, आप सेल की डिटेल बता दीजिए, वो पोर्टल अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि आपको 5 रुपये देने हैं और आप गवर्नमेंट को 5 रुपये जमा कर दीजिए, ठीक है। बस अमेंडमेंट की मैंने आपको बता दी कि जो भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा आपके एग्जाम के लिए वो आपको करवा दूंगा, प्लस एक चैप्टर आपका एग्जाम्पशन का, कुछ चीज़ों के सप्लाई पर यानी कि सेल पर, सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सर्विस हो वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि सब्जियां वगैरह हो गई उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो ऐसे कुछ सर्विस हैं जो जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। ये रहा आपका एक छोटा सा ओवरव्यू क्लासेस ऑफ जीएसटी। आगे से हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि हर एक चैप्टर के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में। आई होप आपको छोटी सी नॉलेज मिली होगी जीएसटी के बारे में कि आपके सिलेबस में क्या है, आपको कैसे पढ़ना है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे हर एक टॉपिक के बारे में, जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि आपका
क्या सिलेबस है कैसे है, ठीक है। एक ओवरव्यू क्लासेस थी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं तो इस बात का मतलब नहीं बनता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हम जीएसटी में पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कि जीएसटी इंडिया में कब आया और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो तो कोई बात नहीं, आगे जब हम चैप्टर की डिटेल में बात करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।